माइक बंद कर लीजिए अपना, क्लास को रिकॉर्डेड रखना मजबूरी है। What happens when what happens when metals react with water? अब यहाँ पर एक खास चीज हम पढ़ा रहे हैं, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और हम अभी एक ये प्लेन रीडिंग है, और ये रीडिंग इसलिए काम की है कि बच्चे कम से कम वाकफियत इससे हासिल करें। यूपी बोर्ड के बच्चे और रिएक्टिविटी सीरीज में अभी इसके बाद आगे चल रही है, उसी की स्टार्टिंग ही है ये, ठीक है। तो ये भी तकरीबन हो गया था, लेकिन इसमें फिर से देख लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। पानी के साथ जब रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की तो क्या होता है, ठीक है। टीचर का असिस्टेंस इसमें लैब का काम है, ये लैब असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। लैब में जो भी आपके टीचर होते हैं उनके साथ ही ये काम करना चाहिए। अब देखिए कुछ सैंपल्स आपने लिए अलग अलग मेटल्स के, जैसे 3.9 एक्टिविटी, पिछली एक्टिविटी में आपके पास सैंपल्स थे सोडियम, कॉपर, आयरन, सल्फर, उसी तरह यहाँ भी। उसके बाद अलग अलग हाफ फिल्ड रखिए कोल्ड वाटर के साथ पानी को, मतलब बीकर को, और उसके साथ अलग अलग मेटल्स को बार बार बारी बारी से सैंपल्स को डालिए और देखिए किसमें रिएक्शन हुआ, किसमें नहीं हुआ। किसी मेटल ने फायर प्रोड्यूस किया वाटर पे, किसी में कोई मेटल पानी पे तैरना शुरू किया। मेटल्स जो पानी कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट किए हैं उनको हॉट वाटर हाफ फिल्ड बीकर्स के साथ रिएक्ट कराइए, उसमें देखिए डालिए। फिर जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किए उनको आगे देखिए 3.3 में दिखाया गया है किस तरह से आपको रिएक्शन कराना है स्टीम से। अब कौन से मेटल्स जो हैं वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, उनको सबको अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये इस तरह से स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, स्टीम यहाँ से पैदा करते हैं, ठीक है। ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर, स्टीम पैदा होगी, मेटल का सैंपल है ये, उसके साथ के ये पूरा बंद है, और यहाँ पर ये गैस निकलने के लिए हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। कोई भी मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो गैस निकली नहीं निकली क्या हुआ, उसके लिए पूरा apparatus इस तरह से मेंटेन किया जाता है। देन आफ्टर मेटल्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बात अपने जहन में फिक्स कर लीजिए कि मेटल प्लस H2O गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, MO2 या MO भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपने कौन सा मेटल सैंपल चूज किया है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन H2 रिलीज होना ही होना है, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, एक साथ दोनों रिएक्शंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड ये प्योर बेस है, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड, ओके। अब आगे देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, बहुत तेज रिएक्शन होती है, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, इनका रिएक्शन काफी तेज है, और रिएक्शन इतनी वायलेंट है, इतनी एक्सोथर्मिक है, यानी इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि फौरन जो भी हाइड्रोजन पैदा होती है उसी वक्त आग पकड़ लेती है, ठीक है। 2 पोटेशियम प्लस, आप ये देखिए इक्वेशंस आपको नोट करनी पड़ेगी, अभी तो ये लेक्चर है, इसके बाद हम लोग काम करेंगे, तो ये इक्वेशंस जरूर नोट करते रहें जब जब जरूरत पड़े। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये खास करके आपका पोटेशियम और सोडियम के साथ होता है। अब आइए कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो कम वायलेंट है, इतनी हीट इवॉल्व नहीं होती है कि जो हाइड्रोजन निकली है वो फायर पकड़ ले। तो कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन के वो उसके सरफेस पर चिपक जाते हैं और उसको ऊपर रेज कर देते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है वो तो रिएक्ट करता ही नहीं कोल्ड वाटर से। अब ये इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन, दो चीजें बनती हैं जब ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा।
It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. उसके सरफेस पर हाइड्रोजन स्टिक कर जाते हैं, इसलिए ये भी फ्लोट करना शुरू कर देता है। जैसे मेटल्स हैं एल्यूमिनियम के, आयरन और जिंक के, ये तो ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर, दोनों में से किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से ताकि मेटल का ऑक्साइड बने और हाइड्रोजन बने। ठीक है, स्टीम से रिएक्शन आप देख रहे हैं 2Al प्लस 3H2O। इस भी इक्वेशन को आपको नोट करना होगा। ठीक है, मैं आपको फर्दर और गाइड करूंगा, अभी तो ये चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या होता है जब मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारी जानकारी में दो तीन चीजें आई, वो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको। मेटल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इतनी तेज रिएक्ट करते हैं कि जब मेटल पानी के साथ मिलेगा तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगी। जो कुछ मेटल्स इतनी सख्त रिएक्शन करते हैं कि जो हाइड्रोजन रिलीज होती है फौरन ही आग पकड़ लेती है, वो खुद बर्न हो जाती है। ठीक है, ये होता है। और जो मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होगी मेटल की, तो फिर क्या होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आपका है, तो कैल्शियम तो कम वायलेंट है। कैल्शियम आपका ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, लेकिन वायलेंट इतना नहीं, इसमें इतनी हीट नहीं पैदा होती है। लेकिन मैग्नीशियम भी रिएक्ट नहीं कर पाता है कोल्ड वाटर से, उसको आप हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। जब कैल्शियम, तो कैल्शियम का भी हाइड्रोक्स, जो भी मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और हीट कम प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो ऑक्साइड बनाया उन्होंने। ये देख लीजिए आपके सामने मौजूद है। अब हम मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ करेंगे। ठीक है, ओके। और हमको ये बात पहले से नॉलेज है, जरा रिमाइंड कर लीजिए कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था तो मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और अभी जब वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ क्या क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यह भी याद रखिए, पर्टिकुलरली डाइल्यूट चाहिए, यानी एसिड का अमाउंट कम होना चाहिए। साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, क्या सारे के सारे मेटल्स एक ही तरह से बनाते हैं ये चीजें? चलिए फाइंड करते हैं। कुछ मेटल सैंपल्स आपको पहले से बताया जा रहा है, मेटल सैंपल्स इकट्ठा करें। धीरे धीरे हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम के साथ फिर से करिए सैंपल्स का वही। अब इसमें क्वेश्चन आपको क्या रखना है, इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन, सैंड पेपर से थोड़ा सा घिस लीजिए। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को, है ना, एज दे रिएक्ट, तो उसकी जगह आप विगरसली इवन विद कोल्ड वाटर, तो आप इस पे जरा ध्यान से करिए काम। ठीक है, सैंपल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए जिनमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मौजूद है। ठीक है, वो भी डाइल्यूट। फिर थर्मामीटर्स डाल दिए, टेस्ट ट्यूब में लगा दीजिए ताकि ये पता चल सके कि जो है क्या हीट इवॉल्व हो रही है। ऑब्जर्व करिए बबल्स के फॉर्म होने का, मतलब धीरे धीरे बबल्स बनने शुरू होंगे उसमें, उसके ऊपर अपनी नजर रखिए। विच मेटल रिएक्टेड विगरसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे सामने दो तीन सवाल फिर पैदा होंगे। कौन सा मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तेज रिएक्ट कर रहा है? ठीक है, विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, किस मेटल के साथ टेम्परेचर हाईएस्ट रहा है? ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर के साथ काम कर रहा है। अरेंज करिए मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
डाइल्यूट एसिड्स के साथ उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, सबसे कम किस में हुआ, फिर ज्यादा, सब में ज्यादा किसका हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, डाइल्यूट एसिड्स के साथ सबसे तेज किसकी रिएक्शन हुई इसको सबसे पहले ना जगह दीजिए। अब इसके बाद आप एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन के साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शंस है, ये आपको नोट करनी पड़ेगी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, इनको प्लस करिए HCl के साथ, तो क्या होता है वो लिख के दिखाइए रिएक्शंस में। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी में पानी बना देता है और खुद रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी N2O या NO या NO2 बनाता है, ये याद रखिए, ठीक है। जो इसमें हाइड्रोजन मौजूद है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फौरन पानी बन जाएगा, और जो नाइट्रोजन मौजूद है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ H2 गैस इवॉल्व करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए एसिड को। हमने ये भी देखा पिछली एक्टिविटीज में कि जो रेट है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स का, यानी जो बबल्स बनते हैं उसमें पानी में, तो वो फास्टेस्ट होते हैं मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में सबसे तेजी से बबल्स बनेंगे। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक, और सबसे ज्यादा हीट उसी रिएक्शन में निकलती है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और धीरे धीरे रिएक्टिविटी कैसे डिक्रीज होती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके कम जिंक, फिर फेरम। इस केस में कॉपर, कॉपर का जहां तक मामला है, कॉपर तो कोई बबल्स दिखाई नहीं देते हैं और टेम्परेचर भी अनचेंज रहता है, यानी डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर का रिएक्शन होता ही नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बॉक्स में दी है इसको भी जान लीजिए, एक्वा रेजिया, इसका मतलब लैटिन वर्ड है रॉयल वाटर के लिए। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और 3 हिस्से HCl, 1 हिस्सा HNO3 लेंगे, और क्या करता है ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, जबकि ये दोनों एसिड मिल करके गोल्ड को अलग अलग अगर इनसे रिएक्शन कराए तो गोल्ड पे कोई असर नहीं पड़ता है। एक्वारेजिया हाईली कोरोसिव नेचर का है, फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूम्स यानी धुआं बनाता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू रीजन्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड और प्लैटिनम। ये कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकते हैं, उनमें से इम्पोर्टेंटली ये है, यानी इसको 3 हिस्सा आपका HCl कॉन्सेंट्रेटेड और HNO3 भी कॉन्सेंट्रेटेड यानी हैवी अमाउंट चाहिए। तो अभी हमने ये देखा कि जब हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो H2 का फॉर्मेशन साल्ट और हाइड्रोजन बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर पूरी जो मेटल्स की सीरीज अगर आप गौर करें तो हर मेटल एक जैसा रिएक्ट नहीं करता, कुछ तेज करते हैं, कुछ स्लो करते हैं। हाइड्रोजन बनने की स्पीड मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम में, फिर जिंक में, फिर Fe में, कॉपर तो रिएक्ट करता ही नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मेटल्स रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल साल्ट्स के साथ। मेटल का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दूसरे मेटल साल्ट्स का है, उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। चलिए, एक क्लीन वायर ले लीजिए कॉपर का, और एक आयरन नेल यानी लोहे की कील ले लीजिए। कॉपर वायर को सॉल्यूशन में डाल दिए जो आयरन सल्फेट का हो यानी FeSO4 2SO4, और उसके बाद
Fe2SO4, फिर आयरन नेल को डालिए कॉपर सल्फेट में CuSO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, अभी देखिए आगे 20 मिनट तक के लिए दोनों को टच मत कीजिए। ठीक है, क्या होगा, किस किस टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे, इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड। ये देखिए, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। अभी क्या उसका बेस है, क्यों आप कैसे कह रहे हैं कि रिएक्शन हुई। और फिर पिछली एक्टिविटीज से इसको भी जोड़िए। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना होगा इसके लिए आपको। देखिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को अपने कंपाउंड से अलग कर देते हैं जब सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, यानी घुले हुए हो, या थोड़ी मॉल्टन फॉर्म होता है, जैसे गुंधा हुआ आटा, जो मॉल्टन कहेंगे इसको। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली कि फ्लो करने लगे, लेकिन थोड़ा गीला। अब प्रीवियस सेक्शन में हमने ये भी देखा कि सारे मेटल्स जो हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं है। अब रिएक्टिविटी हम अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ हमने चेक की थी, 3 चीजों के साथ। लेकिन सारे मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं इन रीजेंट्स के साथ। तो फिर रीजेंट्स मतलब इन खास केमिकल्स के साथ, यानी ऑक्सीजन और वाटर और एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सब मेटल्स। लेकिन ठीक है, तो हमने क्या करा, वी वर नॉट एबल टू पुट आवर ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब सारे के सारे रिएक्ट करते नहीं है, तो जो भी सैंपल्स हमारे सामने हैं 6-7 मेटल्स के, सबके बारे में हम कोई आखिरी बात नहीं कह पाते, नहीं कह सकते। तो फिर अब इसमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो चैप्टर 1 में हमने पिछले अभी पढ़ी हैं, ठीक है, वो हमें एक ज्यादा बेहतर आइडिया देती हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, जो मेटल्स की है उसके बारे में। अब क्या ये सिंपल है, इजी है, अगर मेटल ए डिस्प्लेस हो जाए मेटल बी से फ्रॉम अ सॉल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव देन। अब मतलब एक बहुत सीधा सीधा मसला है कि मेटल ए लिया हुआ है आपने और सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी का लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसमें, मेटल ए मेटल बी को रिप्लेस कर देगा, यानी मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन था दूसरे मेटल का, तो उसमें से मेटल को डिस्पोज कर देता है, हटा देता है, और अपना सॉल्यूशन तैयार करता है, और मेटल बी को रिलीज कर देता है। कौन सा मेटल, कॉपर या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है आपके हिसाब से? 3.12 देखिए चल के, 3.12 कहाँ है, 3.11, ये जवाब इसका जवाब आपको ढूंढना है। अब आइए रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। ये आपके कोर्स का एक काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, और इसको आपको अच्छे से सीखना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इसी से मिलेंगे। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये लिस्ट है मेटल्स की जो अपनी ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जितना वो रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव उसको ऊपर जगह में पहले जगह मिली, जो कम रिएक्टिव उसको हमने बाद में रखा। जब हम डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे, ठीक है, एक्टिविटीज 1.9 से लेके 1.9 और 3.12 में, तो ये एक तरह की सीरीज टेबल 3.2 में ये देखिए सामने दिख रही है आपको, ये मिलेगी हमें। और रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज इसी तरह डेवलप हो जाएगी, जैसे जो रिलेटिव रिएक्टिव्स हैं मेटल्स के, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब मोस्ट रिएक्टिव सबसे पहले जगह पाए
जो कि आपके पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद सोडियम का नंबर है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, Fe। अब देखिए पिछले वाली रिएक्शन में जो पूछा था हमसे सवाल कि अगर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और उसमें आयरन की नेल डाली है तो आयरन अपना सल्फेट तैयार करेगा और कॉपर को रिलीज करेगा। इसी तरह, ठीक है, कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन के मुकाबले, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज सोने की बनी हुई है उसको कॉपर से रिएक्ट कराएंगे, सोने का मान ली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है या आपने किसी तरह गोल्ड का सॉल्यूशन मौजूद है तो कॉपर गोल्ड को रिएक्ट को रिप्लेस कर देगा। इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, इसको कई बार लिखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, और लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड है इनमें, ठीक है। आप इनको अच्छे से तैयार करें। अब इनसे जुड़ी हुई कई चीजें हैं जो हमें जाननी है, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं। अब ये एक और सवाल है कि धातुएं और अधातुएं किस तरह एक दूसरे से रिएक्शन देते हैं। अब पिछली एक्टिविटीज में हमने ये देखा कि जो मेटल्स का रिएक्शन है वो अलग अलग रीजेंट्स यानी आप कह सकते हैं सॉल्यूशंस उनके साथ हो रहा है। व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। अब हमें भाई मेटल्स ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है ये जानना है। तो हम चलिए याद करते हैं, हमने पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके बारे में काफी कुछ डिस्कस करा था। हमने ये भी जाना कि जो नोबल गैसेस हैं जो कंप्लीटली फिल्ड वैल, इनमें कोई भी शेल इनका इलेक्ट्रॉन से खाली नहीं है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की है वो इस पर बुनियाद है उसकी कि वो अपनी वैलेंस शेल को पूरी तरह फिल्ड देखना चाहते हैं, यानी उनका जो आखिरी शेल है उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इस हिसाब से वो काम करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का और कुछ दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब देखिए टेबल 3.3 में कि सोडियम एटम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल में, आखिरी शेल में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, के एल एम शेल खत्म हो जाएगी और एल शेल आखिरी शेल कहलाएगी, और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में मौजूद रहेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है एटम का उसके पास 11 प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स तो शिफ्ट नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होगा, 10 यानी कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों को कंपेयर करें कि प्रोटॉन कितने हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से आप एक ज्यादा पाएंगे। किसके केस में, सोडियम के केस में। तो ये सोडियम कैटायन यानी Na1+ बन सकता है। दूसरी तरफ क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में, ठीक है। और वो एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके ताकि क्लोरीन एनायन बना सके। अब अगर सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करना है एक दूसरे के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लॉस करेगा वो किसके साथ पास चला जाएगा, सोडियम के पास। सोडियम जो लॉस करेगा क्लोरीन के पास चला जाएगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्लोरीन एटम जो है वो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जितने थे 17 थे, प्रोटॉन 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो फिर
ये क्या बना देगा, क्लोराइड एनायन बना देगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स के पास गिव एंड टेक रिलेशन बनती है इस तरह से। देखिए नीचे बताया भी गया, सोडियम के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 का है, और ठीक है, तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो सोडियम का कैट आयन बन गया। अब क्लोरीन के पास 17 यानी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिला तो वो क्लोराइड का एनायन बन गया। ये देखिए डॉट डायग्राम भी इसका मौजूद है कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड आयंस दोनों जो हैं ऑपोजिटली चार्ज हैं, इसलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं और बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यह भी नोट करने वाली बात है कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं मौजूद होता है, बल्कि ऑपोजिटली चार्ज आयन की शक्ल में मौजूद होता है। यानी ये जो सोडियम क्लोराइड है वो मॉलिक्यूल में सोडियम मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अब देखिए एक और आयनिक कंपाउंड बनाने की बात करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं फिगर 3.6 में। ये देखिए मैग्नीशियम के पास लास्ट शेल या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दे देगा, तो खुद को क्या बना लेगा, कैट आयन। ठीक है, क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम और एक और क्लोरीन एटम भी उससे एक एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का एक जो मॉलिक्यूल कह लीजिए या एटम कह लीजिए, वो 2 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है MgCl2। ठीक है, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह ट्रांसफर से, ठीक है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, इसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब MgCl2 में कैटायन है आपका मैग्नीशियम, और Cl2 यानी क्लोराइड आयन जो है वो आपका एनायन मौजूद है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स की, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। ठीक है, कुछ सैंपल्स लीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या और अदर साल्ट्स लीजिए साइंस लेबोरेटरी से। फिर इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में देखिए कि किस तरह के दिख रहे हैं। ठीक है, भुरभुरे हैं कि कलर क्या है, ये सब। उसके बाद छोटा अमाउंट लीजिए किसी एक सैंपल से मेटल के, मेटल स्पैचुला में, वही जो चम्मच की तरह आपको दिख रहा है उसको स्पैचुला, उसमें थोड़ा सा अमाउंट लीजिए और डायरेक्टली हीट करिए फ्लेम पर। रिपीट करिए सारे सैंपल्स के साथ। आप क्या देखते हैं, क्या सैंपल्स में कोई कलर चेंज आया, कोई जो फ्लेम है उसमें कोई कलर दिखाई दिया अलग सा, क्या कंपाउंड्स ये मेल्ट हुए। अब इनको डिसॉल्व करने की कोशिश करिए पानी में, पेट्रोल में और केरोसिन में, क्या वो सॉल्युबल हैं। फिर क्या करिए, एक सर्किट बनाइए जैसे नीचे बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोड्स बनाइए, इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू सॉल्यूशन ऑफ 1 साल्ट। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, टेस्ट करिए कि दूसरे साल्ट सैंपल्स ये कितने आंसर्स देते हैं, मतलब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स के, उसके बारे में हमें अंदाजा मिलेगा। ठीक है, ओके, तो आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बारे में बताई गई है बात। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स की शक्ल में होते हैं, कभी कभी हार्ड होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में मौजूद रहता है। ये जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं, भुरभुरे होते हैं और पीसेस में टूट जाएंगे जब प्रेशर उसके ऊपर डाला जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं,
इसकी वजह क्या है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इनके स्ट्रॉन्ग इनर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे केरोसिन, पेट्रोल वगैरह में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी आप सॉल्यूशन में डालते हैं तो इससे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट पैदा होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, जाहिर सी बात है आयनिक कंपाउंड में आयंस मौजूद रहेंगे, ठीक है, उसके सॉल्यूशन में भी उसी तरह से बिहेव करेगा वो। which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution, और ये क्या होगा कि opposite electrodes की तरफ वो शिफ्ट करेगा अपना, ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो आयंस का है सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी अगर वो थोड़ा भिगो दें, वेट कर दें, हम गीला कर दें, तो जरूर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। ये पॉसिबल इसलिए होता है कि जब मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस का है वो हीट की वजह से थोड़ा कमजोर पड़ता है। इस तरह से आयंस फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, ठीक है। ओके, अब आज का पार्ट इसको यहीं पर रखते हैं।